ये क्वेश्चन है, a researcher wishes to try three different techniques to lower the blood pressure of individual diagnosed with high blood pressure. The subjects are randomly assigned to three groups. The first group takes medication, and the second group exercise, and the third group follows a special diet. After 4 weeks, the reduction in each person's blood pressure is recorded. At alpha is equal to 0.05, tests the claim that there is no difference among the means. The data are shown. नीचे आपको डाटा दिया हुआ है, यानी हमारे पास तीन ग्रुप से ब्लड प्रेशर को उसने रिड्यूस करना है। तीन मेथड्स है उसके पास, या वो तीन डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज करता है। एक तो मेडिकेशन यानी मेडिसिन यूज करता है, एक तो एक्सरसाइज सजेस्ट करता है, एक को भी डाइट प्लान देता है कि उसने क्या खाना पीना और क्या नहीं खाना पीना, वट एवर जो भी है। हमें ये देखना है कि इन तीनों ग्रुप में कोई डिफरेंस है या नहीं है ऑन एवरेज विद रेफरेंस टू रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल ये जो डाटा जब हम सॉल्व करते थे स्टेप वन के लिहाज से, साजरा कि आपके पास उसके नल हाइपोथेसिस है या उसकी कैलकुलेशंस हैं डिफरेंट, ये उसने सम स्केयर्स कैलकुलेट किए हुए हैं। और अगर आप देखें तो सम स्केयर्स, मीन स्केयर्स और एफ वैल्यू वगैरह ये कैलकुलेट करके उसने आपको बता दी। ठीक है, और यहाँ पर उसके सम स्केयर्स भी हैं, ये देखिए सम स्केयर बिटवीन ग्रुप वेरिएंसेस, सम स्केयर ऑफ बी है, फिर सम स्केयर ऑफ डब्ल्यू बिटवीन और विद इन के तौर पर, और फिर ये उसके एफ स्टेटिस्टिक्स और फिर डिसीजंस। हम यही काम एसपीएसएस से करना चाह रहे हैं, ये कैसे होगा। ठीक है, यानी यूं समझ लें कि ये वो डाटा है जो रिसर्चर ने कलेक्ट किया, अब उसे एनालिसिस ऑफ वेरियस परफॉर्म नहीं करना चाहता, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपसे परफॉर्म करवाना चाह रहा है। आप या वो डाटा को कैसे एंटर करेंगे एसपीएसएस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर। और दूसरा हम क्या कर लेते हैं, उसने वर्ड क्या यूज किया हुआ है, ग्रुप्स। तो मैं यहाँ पे ग्रुप्स ही यूज कर लेता हूँ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने ये दो वेरिएबल्स बना लिए, ब्लड प्रेशर और ग्रुप। ब्लड प्रेशर में मेडिकेशन का ब्लड प्रेशर मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसे मैं ग्रुप 1 कर देता हूँ। ठीक हो गया, फिर एक्सरसाइज वाला इसे हम ग्रुप 2 कर देते हैं, और लास्ट मेथड और इसे हम ग्रुप 3 कर लेते हैं। वेरिएबल में बाकी चीजें भी सेट कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर ही कर देते हैं। और इसका हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑलरेडी है, इसकी वैल्यूज डिफाइन करते हैं। 1 मेडिकेशन, 2 एक्सरसाइज, 3 डाइट। ओके कर देते हैं। अब अगर आप बुक के लिहाज से देखें तो हमने डाटा उस तरह से एंटर नहीं किया जिस तरह से क्वेश्चन दिया, हमने इसे तकरीबन उसी स्टाइल में किया है जिस स्टाइल में हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट किया। एक कॉलम में ग्रुप्स है और एक कॉलम में आपका आउटकम वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं था कि आपने डाटा ऐसे ही एंटर करना है, मैंने तरतीब से, एक खास तरतीब से एंटर कर दिया। आप इस डाटा को रैंडम भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ रैंडमली एंटर करके बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 12 लिखा, लेकिन जब मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा तो मैं इसका ग्रुप जरूर डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप 1 से है, ये मेडिकेशन से है। ठीक है, इसी तरह से मैं ये वाला 4 लिख रहा हूँ, ये वाला 4, तो आप यहाँ पे ये 4 लिख सकते हैं, लेकिन अब इसका ग्रुप आप डाइट वाला ग्रुप साथ लिखें। यानी ये जरूरी नहीं है कि जिस तरतीब से डाटा मैंने एंटर किया है आपने डाटा इसी तरतीब से एंटर करना है। जब आप रियल लाइफ में डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास पॉसिबल है
कि ये डाटा रैंडम तौर पर आ रहा हो, यानी पेशेंट आपके पास आता गया, आप उसका रिकॉर्ड नोट करते गए, आपने उसका ब्लड प्रेशर नोट किया और आपने उसे किसी ग्रुप कोई एक ग्रुप एलोकेट कर दिया, यानी आपने उसे मेडिकेशन अप्लाई कर दी, एक्सरसाइज या डाइट प्लान। तो आप चाहें तो साथ साथ फॉर एग्जांपल डाटा नोट करते जाएं, रैंडम डाटा जिस तरह से पेशेंट आ रहा है वैसे ही आप सेव करते जा रहे हैं, या फिर रैंडम सेव कर लें, उसे सॉर्ट आउट कर लें, एंटर करते हुए आप उसे तरतीब से लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मेन पॉइंट समझने वाला है कि जो ऑब्जर्वेशन जो पेशेंट आपने स्टडी किया है उसका ग्रुप उसके सामने ही आना चाहिए। ये नहीं कि आपने ये किसी और तरतीब से लिखे हुए हैं, ये उनकी कोई और वैल्यूज है, रैंडम वैल्यूज आपने लिख दी, नहीं। 10 ऑब्जर्वेशन जिसकी है उसी का आपने ग्रुप भी साथ लिखना, ग्रुप उसी का आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एसपीएसएस इसे एज ए इंडेक्स वेरिएबल के तौर पर यूज करेगी, फैक्टर वेरिएबल या कैटेगरीज की इस 10 की कैटेगरी यहाँ से डिफाइन हो रही है, ठीक है। अब आपने एनालाइज करना है इसे, क्योंकि ये दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, तो आप एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में जाएंगे, वन वे अनोवा, डिपेंडेंट लिस्ट में आपके पास ब्लड प्रेशर वाला, और फैक्टर वेरिएबल में आपके पास फैक्टर्स वाला आएगा। बाकी ऑप्शंस में साथ ही ले लेता हूँ, जैसे पोस्ट हॉक टेस्ट, आप टूकी टेस्ट अप्लाई कर दें या एलएसडी ले लें, ऑप्शंस में से डिस्क्रिप्टिव ले लें। फिलहाल हम ये दो ऑप्शंस टोटल ले रहे हैं, ओके किया, कंटिन्यू किया, ओके किया, तो आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव आ गए। हर ग्रुप में 5 कैटेगरीज हैं, उनकी एवरेज, स्टैंडर्ड डिविजन वगैरह। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन स्क्वायर्स और एफ वैल्यू आ रही है। हम जरा बुक के रिजल्ट से चेक करें कितना मैच होता है। देखें यहाँ पर उसका ये बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर है, देखें बिटवीन ग्रुप 80.067, 80.07 उसने राउंड ऑफ किया होगा। फिर इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन जो है बिटवीन ग्रुप्स उस, और वो आपके पास कितना आ रहा है, 8.73, 8.73। एफ वैल्यू 9.17, 168, 9.17, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, और यहाँ पर उसने से डिग्री फ्रीडम से डिवाइड भी किया हुआ है, ठीक है। यानी ये वेरिएंसेस हैं बेसिकली ना, मीन स्क्वायर्स, ये मीन स्क्वायर्स है, सम ऑफ स्क्वायर्स नहीं है। जो नोमिनेटर वाला पार्ट है ये आपके पास देखें मीन स्क्वायर के तौर पर आ रहा होगा, जैसे कहाँ गया ये 104.8, 104.8, क्योंकि उसने नीचे डिवाइड भी किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये उसके वेरिएंसेस या मीन स्क्वायर्स हैं, ठीक है। एफ वैल्यू भी वही आ रही है, और डिसीजन वो क्या ले रहा है, रिजेक्ट एच नॉट का, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें पी वैल्यू जो वो बहुत स्मॉल है, 0.004 है, यानी 0.05 से भी स्मॉल है, ये वाली वैल्यू। और दूसरे अल्फाज में ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये टेबल वैल्यू से लार्ज है। जब आप इसे 2 और 12 पे चेक करेंगे एफ टेबल से 0.05 वाले सिग्निफिकेंस लेवल टेबल में, तो आपके पास टेबल वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी और कैलकुलेटेड वैल्यू लार्ज होगी, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। हमने उसकी बजाय इससे डिसीजन ले लिया, इस वैल्यू को 0.05 से कंपेयर किया। क्योंकि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है तो ये याद रखें, अगर अनोवा के रिजल्ट सिग्निफिकेंट हों तो फिर हम मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट की तरफ जाते हैं, यानी ग्रुप बाय ग्रुप कंपैरिजन हम करते हैं, या दूसरे अल्फाज में मल्टीपल कंपैरिजन करते हैं। मेडिकेशन वाला एक्सरसाइज और डाइट से कंपेयर हो रहे हैं, मेडिकेशन और एक्सरसाइज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनके कंपैरिजन में पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है। लेकिन मेडिकेशन और डाइट में डिफरेंस नहीं आ रहा, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी मेडिकेशन और डाइट वाले उनका ऑन एवरेज जो ब्लड प्रेशर है वो सेम है। मेडिकेशन और डाइट वाले उनका जो ब्लड प्रेशर है वो एक एक जैसे लेवल पे एग्जिस्ट करते होंगे ऑन एवरेज। और बाकी ग्रुप्स में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दो ग्रुप से डिफरेंस आ रहा है अगर आप ओवरऑल देखो।
ठीक है। और ये इनके दो ग्रुप्स बनते हैं, एक्सरसाइज और डाइट वाला, यानी ऑन एवरेज एक्सरसाइज और डाइट वाले में एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स के मालिक हैं या एक जैसा उनका ब्लड प्रेशर लेवल है। डाइट और मेडिकेशन वालों का एक जैसा है। और अगर आप इनके डिस्क्रिप्टिव से देखें तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से भी अंदाजा हो रहा होगा कि जो एक्सरसाइज और डाइट है उसमें, और इसी तरह से इसने कौन सा लिया हुआ था, डाइट और मेडिकेशन। ठीक है, यहाँ तक भी क्वेश्चन हो, यानी वो क्वेश्चन जो आपने बुक में किए थे एक्चुअल में, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की प्रॉब्लम को अगर आपने एसपीएसएस में एनालाइज करना हो या इस तरह का डाटा आपके पास आ जाए तो फिर आप उसे किस तरह से एंटर करेंगे, हमने ये सीखा। एक ही कॉलम में आप उसे एंटर करेंगे, ठीक है, और दूसरे कॉलम में उसके ग्रुप डिफाइन करेंगे, ठीक है, और फिर आप उसे एनालाइज करेंगे। अगर वो वन वे है तो वन वे नोवा के लिहाज से, अगर टू वे है तो टू वे के लिहाज से। अभी हमने सिर्फ वन वे नोवा सीखा है। सपोज इसी में हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। जो इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट है उसमें हम दो ग्रुप्स में कंपैरिजन कर सकते हैं। नोवा में हम मोर देन टू ग्रुप्स कंपेयर करते हैं, टू और मोर देन टू। तो इंडिपेंडेंट टेस्ट करना चाह रहे हैं, सपोज मेडिकेशन का और डाइट का हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, या मेडिकेशन और एक्सरसाइज का, या एक्सरसाइज और डाइट का। क्योंकि हमने दो ग्रुप कंपेयर करने हैं तो हम बेसिकली इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट करेंगे अगर ये दोनों ग्रुप आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी डाइट ग्रुप का एक्सरसाइज ग्रुप्स के साथ, या डाइट ग्रुप का मेडिकेशन के साथ, या मेडिकेशन का एक्सरसाइज के साथ अगर कोई ताल्लुक नहीं है, आपस में इंडिपेंडेंट है, तो फिर हम इंडिपेंडेंट सैंपल की टेस्ट का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। जो ब्लड प्रेशर है ये टेस्ट वेरिएबल में चला जाएगा, ग्रुप वेरिएबल, ग्रुप्स जो ग्रुपिंग वेरिएबल में, और जिन ग्रुप में आपने कंपैरिजन करना है उनका आप कोड यहाँ पे लिख देंगे। यानी ग्रुप जो भी आपने कोडिंग स्कीम में डिफाइन किया है या जिस तरह से भी आपने डाटा एंटर किया है वो आप लिखें। सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं, वन और थ्री में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। वन मेडिकेशन था और थ्री आपके पास डाइट था, तो वन और थ्री लिख दिया, कंटिन्यू और ओके। अब आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट परफॉर्म हो गया, उसकी कैलकुलेटेड, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, पी वैल्यू आ गई, पी वैल्यू 0.05 से स्मॉल है। टू टेल में भी टू से डिवाइड करके वन टेल करेंगे तब भी स्मॉल है। इसका मतलब है कि इस केस में मेडिकेशन और डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एच नॉट है वो रिजेक्ट हो रहा है। एच नॉट जो है मेडिकेशन की वैल्यू और ये डाइट की वैल्यू, और इनमें डिफरेंस एग्जिस्ट ऑन एवरेज दोनों डिफरेंट है। आपने किसी और ग्रुप का कंपैरिजन करना है तो वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं आपने टू और थ्री कंपेयर करना है, तो हम टू और थ्री ट्राई कर लेते हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टू और थ्री में टू टेल के लिहाज से डिफरेंस नहीं है क्योंकि 0.05 से बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर आप इसे वन टेल कर देते हैं, टू पे डिवाइड करते हैं, तो ये 0.05 से कम हो जाएगी। फिर उस सूरत में इसमें डिफरेंस आ जाएगा, ये वैल्यू रिलेटिवली 0.05 से, यानी ये वाली वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग टू, टू से डिवाइड अगर हम इसे करते हैं तो ये 0.05 से स्मॉल हो जाएगी। उस सूरत में एच नॉट रिजेक्ट, ठीक है। और जो हमारे पास था पेयर टेस्ट, डिपेंडेंट टेस्ट, वो कैसे होगा जी। ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें अगर आप देखें, कोई भी क्वेश्चन देख लें, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, ऑब्स्टेकल कोर्स टाइम है। इसे अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में मैं स्टेटमेंट नहीं रीड करता, हम वैसे देख लेते हैं इन जनरल, वैसे पढ़ना चाहें या देखना चाहें तो वो भी देख लें। लेकिन चूंकि हमने सेक्शन ही वो वाला ओपन किया तो ये बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन वाला क्वेश्चन, एक ही ग्रुप को दो दफ़ा स्टडी किया है। हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि जो भी ट्रीटमेंट हमने इस पे अप्लाई की थी उस ट्रीटमेंट का बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन में कोई डिफरेंस आता है, कोई इम्पेक्ट है, यूजफुल है या नहीं है,
दूसरे अल्फाज में ये एक्चुअल में डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका डाटा कैसे एंटर होगा? आप यहाँ पर क्या करेंगे, दो ग्रुप डिफाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक बिफोर और एक आफ्टर। बिफोर में बिफोर वाला डाटा एंटर कर दें, आफ्टर में आफ्टर वाला 67, 72, 80, 70, 78, 82, 69, 75, और यहाँ पर आफ्टर का डाटा पेयर ऑब्जर्वेशन की सूरत में, यानी ये पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट था इसे आपने बिफोर एनर्जी ड्रिंक आपने चेक किया और इसे आफ्टर जो भी आप मेजर करना चाह रहे हैं। तो एनालाइज, कंपेयर मीन्स, डिपेंडेंट टेस्ट या पेयर सैंपल टेस्ट, बिफोर और आफ्टर या तो आप इकट्ठा सेलेक्ट करके शिफ्ट कर दें या वन बाय वन पहले बिफोर कर दें फॉर एग्जांपल और फिर आफ्टर कर दें। जैसे ही आप आफ्टर शिफ्ट करेंगे ओके जो है आपके पास एक्टिव हो जाएगा। आपने इनमें से जो जो ऑप्शंस लेनी है वो ऑप्शन ले लें। फर्दर इधर से आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज करना है या कॉन्फिडेंस लेवल, वो आप चेंज कर लें, ओके करें, और ये आपके पास डिपेंडेंट टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ई वैल्यू काफ़ी लार्ज है, 0.05 स्मॉल है, यानी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एच नॉट है वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, H1 आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब वो चूंकि हमने एग्जांपल नहीं प्रॉपर स्टडी की तो हमें नहीं आइडिया, लेकिन एक चीज़ समझ आ रही है कि जो भी ट्रीटमेंट अप्लाई की थी बिफोर सिचुएशन में वो जो भी हम चीज़ मेजर कर रहे थे उस ऑन एवरेज वो ज़्यादा थी क्वांटिटी, और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो उसकी जो एवरेज है वो डाउन हो गई है, और ये डाउन होना ओवरऑल आपको सिग्निफिकेंस की तरफ लेकर जा रहा है, यानी बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना? चलें ये वाला देख लें, ट्यूशन कॉस्ट फॉर मेडिकल स्टूडेंट, रिसर्च और प्राइमरी केयर। अब ये बड़ा डाटा है, बड़ा डाटा मीन एक तो इसके अमाउंट ज़्यादा है, दूसरा पिछले क्वेश्चन की निस्बत ऑब्जर्वेशन भी ज़्यादा। एंटर वैसे ही होना है, अगर सपोज ये बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन की फॉर्म में, पेयर टेस्ट की फॉर्म में है, अलग अलग एंटर होगा। अगर ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में है तो फिर दोनों का डाटा एक ही उसमें फॉर्म में आएगा, लेकिन सेकंड कॉलम में रिसर्च ग्रुप डिफाइन होगा और प्राइमरी ग्रुप डिफाइन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेन और वुमेन का डाटा यानी जेंडर बेस्ड डाटा है, एक कॉलम में जेंडर या ग्रुप आ जाएगा और दूसरे कॉलम में ये जो भी मेजर है वो मेजर आ जाएगा। हमारे पास एक एज वेरिएबल है, इस एज वेरिएबल की उसने कैटेगरीज बनाई हुई है ऑलरेडी, लेकिन हम ये कैटेगरी नहीं बनाना चाह रहे, हम अपनी मर्जी की कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं। इसने जो कैटेगरीज बनाई है वो 18 से 24, ग्रेटर देन 65, 25 से 34, इस तरह से कुछ कैटेगरीज बनाई है। हम सपोज कर लें कि कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास एक्चुअल एज थी, हम इस एज की कैटेगरीज ग्रुप या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहे हैं, वो कैसे बनेगी? इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा बेहतर मेथड यूज करते हैं, एक है विजुअल बिनिंग। विजुअल बिनिंग, बिनिंग का मतलब यूं समझ लें बिन्स बनाना, हिस्टोग्राम्स के बार्स बनाना, या फिर यूं समझ लें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम विजुअल बिनिंग को क्लिक करेंगे, लेकिन अब ये देख लें कि हम एनालाइज में नहीं जा रहे, हम ट्रांसफॉर्म में जा रहे हैं। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हम काम डिफरेंट कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वाला काम डायरेक्ट नहीं हो रहा, अब कोई और काम हो रहा है, हम कोई डाटा पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो विजुअल बिनिंग में चले गए, वो आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पूछ रहा है कि आपने किस वेरिएबल की बिनिंग करनी है। तो हमने डिसाइड किया कि हमने एज का जो एक्चुअल वेरिएबल है उसकी बिनिंग करनी है, इसे मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। अब आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ गया जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी समझने वाली है। मिसाल के तौर पर
अच्छा ये देखें कि ये हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल में टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 5000 है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें कुछ वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। यानी करंट वेरिएबल भी आपको बता रहा है, उसका लेबल प्रॉपर्टीज में, वेरिएबल प्रॉपर्टीज में क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, डाटा उसने इसे एक्सेस किया हुआ है, मैक्सिमम एज कितनी है, ठीक है, जो नया वेरिएबल बनेगा उसका नाम क्या होगा, और कितनी ऑब्जर्वेशन है, क्या कोई एज मिस है, यानी कोई ऐसा कस्टमर भी है जिसकी एज उसने ना बताई हो, ठीक है। और ये आपके पास पूरी डाटा की एक तरह से रेंज है, उसने एक तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है। किस एज में कितने लोग, बार की हाइट आपको क्या बता रही है कि किस एज में कितने लोग हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा। हमने एक्चुअल में करना क्या है, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, जैसे उसने बनाई हुई थी 18 से मेरे को 24 तक। तो आपने यहाँ पे सपोज बनाने हैं 3 ग्रुप, ऐसी में हम सपोज कर रहा हूँ, या 4 ग्रुप बनाने हैं, 5 बनाने हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम ग्रुप्स को इक्वली डिवाइड कर दें, यानी तकरीबन इक्वल इक्वल ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, विजुअली हमें थोड़ा सा अंदाजा आ रहा हो रहा हो, हम वो देखना चाह रहे हैं। वो कि हमें यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक ट्राई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस पे वो डिपेंड करता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम सपोज यहाँ तक विजुअली हमें जो भी नजर आता है, यहाँ कहीं पर और यहाँ कहीं पर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ग्रुप बना रहे हैं। पॉसिबल है, हो सकता है कि मैंने जो असेस किया है इन तीनों पर 3 ग्रुप बराबर बराबर तकरीबन बन जाते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे और उसकी वैल्यूज डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 24 ही ले लेता हूँ, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू डिफाइन की, जैसे मैंने 24 लिखा, यहाँ पर एक बार आ गया, देखिए यहाँ पर एक बार आ गया, ये बार एग्जैक्टली जो 24 पर है, ठीक है। अब 24 वर्ड यहाँ पे क्या यूज हो रहा है सेकंड ग्रुप में, हाई का, यानी इसका मतलब है कि 24 से बिलो जितने भी होंगे, या दूसरे पास में 18 से लेकर 24 तक जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सब का एक ग्रुप बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे उसका लेबल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 24 की बजाय 30 कर देता हूँ, मजीद थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये मैंने 30 किया। लेबल क्या होगा, 18 से, या जिसे हम कहते हैं लेस देन आर इक्वल टू 30, ये मैंने लिख दिया जी। मैंने 52, इधर 52 हो गया, यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ। चले ये देखें, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ऐसे तो हो सकता है ना, ठीक है, ये 30 हो, लेस देन आर इक्वल टू, इक्वल टू डायरेक्ट मैं उस तरह से लिख नहीं सकता था, जैसे हम सिंबल के तौर पे लिखते हैं, तो मैंने फिलहाल लेस देन 30 कर दिया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सपोज 40, और इससे भी हम कर देते हैं कि ग्रेटर देन ये 30 है और लेस देन 40 है, जैसे आमतौर पर हम क्लासेस में लिखते हैं 30 to 40 कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग हमारी है 30, ऑलरेडी हम 30 कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि 30 से कम वाले आ जाएंगे, उसमें 40 से कम वाले आ जाएंगे, लेकिन 30 से बड़े वाले, क्योंकि एक मार्क यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। ऐसे ही मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 55 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 40 से 55 आ जाता है, ठीक है। ये काम आप एक और तरह से भी कर सकते थे, आप वही मैकेनिज्म फॉलो करते, 2 रेज टू पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, के की आप डिफरेंट नंबर यूज करके, जैसे ही वो 5000 से ज्यादा होता है, यानी आप नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करके लोअर लिमिट अपर लिमिट जिस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किया हुआ था, आप वो मैकेनिज्म करके भी यहाँ पे क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन हम उस कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, हम विजुअली देख रहे हैं, हम बार्स की हाइट को जिक्र में रखते हुए हम चाह रहे हैं कि हमारा डाटा इक्वल हो, लेकिन गो के हम उस चीज़ को भी फॉलो नहीं कर रहे। मैं दोनों तीनों चीज़ें सारी आपको इकट्ठी करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं सपोज 70, तो ये हमारा 55 to 70 आ गया, और एक हम कह देते हैं ग्रेटर देन 70,
ये जो हाई वाला है इसे हम मेरे जितने भी यानी 70 जो मुझे याद पड़ते हैं, अगर हम यहाँ पे हाई लिखा हुआ है तो शायद इसका मतलब ये होगा कि प्रीवियस क्लास से जितने भी हाई हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा, यानी इस डेड पॉइंट से ग्रेटर जितने भी हैं एक नेक्स्ट ग्रुप बन जाएगा। आपने क्या करना है, ओके कर देना। The binning specification for variable age are missing. A binned variable name or cut points okay to ignore. अच्छा वो कहता है कि स्पेसिफिकेशन मिस है, हम यानी वो ये कहता है कि मेक कट पॉइंट्स। लास्ट वाली मेरे को वो देनी पड़ेगी। नहीं, इग्नोर का तो वो मैंने देख लिया, मैं और देखना चाह रहा हूँ। तो अगर हमने इसे 70 से ग्रेटर लेना है तो फिर हम मैक्सिमम वैल्यू 79 दे दें, ठीक है, ओके करते हैं। चलो देखते हैं इसे, मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन 70, मेक कट पॉइंट्स करते हैं तो कट पॉइंट से फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन, नंबर ऑफ कट पॉइंट, इक्वल परसेंटाइल बेस्ड ऑन कट पॉइंट्स एट मीन। कि हमारे पास तीन पॉसिबल ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इक्वल विड्थ इंटरवल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ठीक है। इसमें फर्स्ट कट पॉइंट आपने कहाँ पे लगाना है, मतलब पहला फर्स्ट कट पॉइंट जो है मैं 30 पे लगाना चाह रहा हूँ, और टोटल कितने कट पॉइंट्स चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। और उसकी विड्थ कितनी चाहिए, इसने विड्थ खुद कैलकुलेट कर ली, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है वो उसने डिफाइन कर लिया, लास्ट कट पॉइंट उसने हमें बता दिया। पॉइंट फिर समझ लें, एक ऑप्शन क्या है कि आपने इक्वल इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, उसमें आपने पहली फ्रीक्वेंसी आपने स्टार्टिंग पॉइंट जो रखा, कट पॉइंट रखा, वो 30 पे रखा, फॉर एग्जांपल 18 टू 30। आप टोटल कितनी क्लासेस बनाना चाह रहे थे, 5। तो उसके हिसाब से अब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी विड्थ बनेगी, वो ये विड्थ बनेगी। अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि जो कट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमने ओके कर दिया, ये कट पॉइंट्स चेंज हो गए। क्योंकि ये पहले इस तरह से था कि ये कट पॉइंट्स हम खुद डिफाइन करते थे, लेबल रखते थे, उसके मुताबिक आ जाता था। अब इसका मतलब है इस वर्जन में एक अपडेट आ गई है, और वो ये कि कट पॉइंट जो है आपको उन तीन ऑप्शन से मिलेंगे। 30, उस नेक्स्ट में वर्थ ऐड हुई, बिल्कुल ऐसी जैसे हम क्लास इंटरवल ऐड कर कर जो है अगली वर्थ डिफाइन करते थे, ये इस तरह से आपके पास आएगी। और आप ओके प्रेस करें, फर्दर ओके करें। मैं दोबारा यहाँ पे कट पॉइंट लिखता हूँ 30, चले हम इस तरह से ले लेते हैं 40, 50 और 60, सपोज हम ये डिफाइन कर लेते हैं, और हम इसका नाम एज ग्रुप्स कर लेते हैं। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम थी क्या थी, वेरिएबल लेबल तो आ रहा है, वेरिएबल नेम हमने नहीं लिखा था, तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसका नेम ना हो वो क्रिएट नहीं होगा, इसलिए जीरो क्रिएट आ रहा था। यानी आप अपनी मर्जी के कट पॉइंट की बेस पर भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, और जो कट पॉइंट्स उसने बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं एक अलग से ऑप्शंस के साथ, वो भी कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पे इसे हम क्लोज कर देते हैं फिलहाल, और लास्ट में आके हम देखते हैं कि देखें एज ग्रुप्स के नाम से जनरेट हो गया। प्रॉपर्टीज में आके ज़रा देखते हैं एज ग्रुप, और इसकी वैल्यूज भी डिफाइन है, क्योंकि हमने उनके लेबल्स नहीं दिए थे तो उसमें से ब्लैंक रखा। अगर हम जैसे मैंने पिछले उसमें किया था कि लेबल्स भी दिए हुए थे, तो ये लेबल्स भी एज इट इज आ जाते हैं। अच्छा, अब हम दूसरा काम, वही काम दोबारा एक दफ़ा करके देखते हैं, ताकि हमारी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। ठीक है, विजुअल बिनिंग में आ गया। अब हम यहाँ पर अपने कट पॉइंट खुद डिफाइन करने की बजाय मेक कट पॉइंट में जाते हैं। ये वाली ऑप्शन है, अगर आपने इक्वल इंटरवल
फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये है अपने परसेंटेज बेस पे, आपको कितने कट पॉइंट्स चाहिए, 5 चाहिए। इसका मतलब है कि हर क्लास में 16.67% आपके पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी, ये उसने खुद डिसाइड कर लिया। कट पॉइंट एट मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन बेस्ड ऑन स्कैड केसेस, आप यानी 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन और 3 स्टैंडर्ड डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कट पॉइंट्स बना सकते हैं। अब ये देखिए 1, 2 और 3 स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से कट पॉइंट्स आ गए। ओके कर दें। वेरिएबल नेम हमने नहीं यूज किया, वो एरर दे रहा है। एज ग्रुप्स आपके पास पहले से एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं इसे सपोज एज ग्रुप 2 कह देता हूँ। अब ओके करता हूँ, 1 वेरिएबल क्रिएट होगा। अगर ये 0 आ जाता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल नेम कम से कम नहीं दिया, या फिर आपने उसके लेबल्स या कट पॉइंट डिफाइन नहीं किए। ओके कर दें। ये उसने आपको सारी कमांड भी बता दी है। और यहाँ पर आए, इधर चेक करें, देखें ज़रा, तो ये उसने आपको ग्रुप्स भी बना दिए। और ये जो ग्रुप्स बनाए हैं, ये ग्रुप्स, अब वो जो मीन स्टैंडर्ड डिवीजन की बेस पे परसेंटाइल बनते हैं, ये उस बेस पे ग्रुप्स बनते हैं। यानी जो जिस ग्रुप में मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड या 3 स्टैंडर्ड, जिस ग्रुप में वो एग्जिस्ट करते हैं, उस ग्रुप के पॉइंट से आपके पास उसकी कोड एलोकेट होगा। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ। ये जो 2 ग्रुप हमने जनरेट किए हैं, इनकी ज़रा हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और देखें ज़रा। बल्कि फ्रीक्वेंसी के साथ हम इसके चार्ट्स भी ले लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा विजुअली भी आइडिया हो जाए। बार चार्ट ले लेते हैं हम इसके। देखें, पहला केस मेरे ख्याल हमने खुद डिफाइन किया था, ठीक है, यानी 30, 40, 50 इस तरह से हमने लिया था, तो इसमें डिफरेंट परसेंटेजेस आ रही हैं। दूसरे में हमने परसेंटाइल बेस पे गलबन लिया था, तो ये परसेंटाइल बेस पे आ रहे हैं। ग्राफ देखें, ये नॉर्मेलिटी के लिहाज से ग्रुप बन गए, यानी दो के हमारे ग्रुप का हमें ज़्यादा ग्रुप करते तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ग्रुप बनते। यहाँ पे हमारे रैंडम ग्रुप है, ठीक है। ग्राफ हमारा उसी के अकॉर्डिंग भी जनरेट हो रहा है। इसे एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेते हैं, मैं एक और वे से करता हूँ, यानी जो सेकंड मेथड था विजुअल बिनिंग का, ताकि हमारे पास ग्राफ का मजीद हमें आइडिया हो जाए। मेक कट पॉइंट्स में जाकर हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं और सपोज मैं 10 ग्रुप डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अप्लाई कर देता हूँ और वेरिएबल नेम एज कैट्स के नाम से हम कर देते हैं, डिफरेंट वेरिएबल यूज कर लेते हैं। ओके करते हैं और अब इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। लास्ट वन हमने इधर शिफ्ट किया, ओके किया। देखें 10 ग्रुप हैं और ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन से आपके पास जो है वो। क्लियर हो गया पॉइंट। इस तरह से आप अपने डाटा को की ग्रुपिंग, इसलिए मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि आप अपने डाटा को बजाय इसके कि अपनी रिसर्च में पहले ग्रुप्स बनाकर शेयर करें, आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन ले लें, बाद में आप उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट ग्रुप्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि हमने 10 कट पॉइंट्स रखे थे। 10 कट पॉइंट्स का मतलब है 11 ग्रुप बनेंगे, और 11वां आखिरी वाला होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने 10 ग्रुप बनाने हैं तो आप 9 कट पॉइंट्स लेंगे।